मैं जयप्रकाश आपको आज से मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। मैं कई सालों से ऑफलाइन कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। ठीक है, तो आज मैं शुरू करूंगा मैथमेटिक्स, और वहां से शुरू करूंगा जहां से एक जो लड़का जो मैथ के बारे में कुछ नहीं जानता है वो भी अगर यहाँ से शामिल होगा, हमारे साथ जुड़ेगा, तो उसको भी समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में हम लोग जो कि बचपन से पढ़ते आए हैं उसी का पहले एक बार रिवीजन करेंगे और उसी के आधार पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग जो भी आज तक संख्याएं देखे हैं या पढ़े लिखे हैं उसमें सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती है। ये दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है, एक वास्तविक संख्याओं से, वास्तविक संख्याओं से, और इसका दूसरा पार्ट जो होता है काल्पनिक संख्याओं का होता है। जैसे आपको ये दिख रही है संख्या, जनरली हम लोग इसको दो बोलते हैं, लेकिन अगर इसको डीपली हम लोग देखें तो इसके भी दो पार्ट हैं। एक ये रियल पार्ट है और दूसरा I0 या 0i मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए इसको हम केवल दो ही व्यवहारिक रूप से लिखते हैं। लेकिन वास्तव में सभी संख्याओं के दो पार्ट होते हैं, एक वास्तविक पार्ट मतलब कि रियल पार्ट और एक काल्पनिक पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इमेजिनरी पार्ट के बारे में जानते हैं। इमेजिनरी पार्ट या काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका पृथ्वी पे अस्तित्व नहीं होता, ब्रह्मांड में कहीं अस्तित्व नहीं होता। जैसे एक संख्या x है जो 2 से बड़ी है और 1 से छोटी है। ऐसी कोई संख्या आप हमें बता सकते हैं जो 2 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये संख्या ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, और इसका प्रयोग बहुत ही कम जगहों पे होगा। गणित में इसका प्रयोग नहीं ही होगा। इसका प्रयोग केवल गणित के एक चैप्टर है गणित का समुच्चय, सेट थ्योरी, समुच्चय में ही इसका प्रयोग कभी कभी आपको दिख सकता है, अन्यथा गणित में, अंक गणित में इसका कहीं प्रयोग नहीं दिखेगा। लेकिन आपको एक और काल्पनिक संख्या होती है, अगर आपको रूट में या क्यूब रूट में कोई क्यूब रूट नहीं, रूट में माइनस वाली संख्या दिख जाए, रूट में अगर आपको ऋणात्मक संख्या, निगेटिव संख्या कोई दिख जाए, तो आप समझिए कि ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर बताइए, अगर रूट 16 की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो प्लस माइनस 4 बताएंगे, लेकिन रूट -16 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या उत्तर देंगे? आपका जो आंसर होगा, अगर आप +4 बोलेंगे तो ये भी किसका होगा? तो रूट 16 का। और आप -4 बोलेंगे तो ये भी वैल्यू किसकी होगी? -4 भी 16 की ही वैल्यू होगी। ठीक है, इसके लिए कोई वास्तविक संख्या नहीं बनी है। अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई ठीक से की होगी तो आयोटा आपने जरूर पढ़ा होगा, और इसी आयोटा का प्रयोग करते हैं इसका उत्तर लिखने के लिए, जो कि एक काल्पनिक संख्या है। ठीक, अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, वास्तविक संख्या या रियल नंबर बोलते हैं जिसे। वास्तविक संख्या का अर्थ होता है, ये अगर इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाए कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात
जो भी वास्तविक संख्या है या तो अपरिमेय होगी या परिमेय होगी। ठीक है, वैसे मैं आपको बताता हूं, वास्तविक संख्या को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। एक पार्ट होगा पूर्णांक का, पूर्णांक मीन्स इंटीजर, इसे जेड से इंडिकेट किया जाता है, कभी आया तो आपको पता होना चाहिए। और एक दशमलव अंक, दशमलव बोलिए या दशमलव अंक बोलिए, ठीक है। ठीक, पूर्णांक को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। एक ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक और एक अनावश्यक पूर्णांक। ऋण पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर, अनावश्यक को न्यूट्रल और धन पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक, अब जैसे आपको दे दिया जाए -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं होंगी ये निगेटिव इंटीजर होंगी। ठीक है, अनावश्यक मतलब इस पे कोई आवेश नहीं, मतलब ना ये धनात्मक होगी और ना ये ऋणात्मक होगी, इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल या अनावश्यक। धन पूर्णांक में 1, 2, 3 ऐसे करके प्लस इनफाइनाइट तक जो संख्याएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। ठीक है, अब दशमलव को भी हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक शांत दशमलव, दशमलव और एक अशांत दशमलव, अशांत और एक अशांत दशमलव। ठीक है, हमारी क्लासेज जो होंगी वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगी। ठीक है, तो इससे आप दोनों माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को, अंग्रेजी मीडियम से पढ़े या हिंदी मीडियम से पढ़े, दोनों को लाभ होगा। तो शांत दशमलव को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, तो ऐसी दशमलव संख्याएं जो शांत होती हैं, शांत होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए 21/4, 4 से आप इसको भाग देंगे तो 4 पचे 20, एक दशमलव लगेगा, फिर 0 आएगा, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पचे 20 कट जाएगा। तो जिसका शेष कुछ ना आए, दशमलव में भागफल हो लेकिन शेष कुछ ना आए, तो इसको हम लोग कहेंगे कि शांत दशमलव है। जैसे 5.25 या 2.36 ऐसे कट जाए, शेष कुछ ना बचे। ठीक है, तो इसको टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव बोलेंगे। अशांत दशमलव को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। एक अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, और दूसरा अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोला जाता है और इसको अनावर्ती को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोला जाता है। ठीक है, तो अशांत आवर्ती दशमलव का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो मान लीजिए कि 20/6। अब इसको अगर हम भाग करेंगे 20 में 6 से, तो 6 3 18, 2 फिर दशमलव 0, 6 3 18 फिर 2 0, तो ऐसे पता चलेगा कि 3 3 3 3 रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को जिसमें दशमलव के बाद का अंक रिपीट होने लगे और कभी शांत ना हो, उसको हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे, ठीक है। और इस संख्या के लिए अगर आपको बोला जाए कि कोई एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि मैंने शांत दशमलव के लिए 21/4 बोला, अशांत आवर्ती दशमलव के लिए 20/6 बोला, वैसे अशांत अनावर्ती दशमलव के लिए कोई भिन्न उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या होती है और इसे भिन्न में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या दे सकते हैं एग्जाम्पल, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √4 की वैल्यू का एक शांत मान होता है 2, मतलब एक पूर्णांक होता है इसका मान, तो इसको हम लोग अशांत अनावर्ती दशमलव नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसी संख्याएं जिनका अगर हम लोग वर्गमूल करते हैं और पूर्ण संख्या प्राप्त न हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर न हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती दशमलव। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि √2 का मान 1.414 होता है, 2 ऐसे करके, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, इसकी वैल्यू बहुत लंबी होगी, जो कि मतलब अनंत तक जाएगी और रिपीट भी नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को अशांत अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। और इसी क्लासिफिकेशन से हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का चयन करेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। अब इसी में से चुनना है। पहले देखिए, इसमें परिमेय और अपरिमेय का निर्धारण नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन इसमें वास्तविक संख्या है क्या? तो रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो इसमें इसके नीचे जो भी संख्याएं होंगी या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी पूर्णांक होंगे सभी परिमेय की श्रेणी में आते हैं। सभी क्या होते हैं? परिमेय की श्रेणी, ठीक। और दशमलवांक में शांत दशमलव परिमेय होता है। शांत दशमलव क्या होता है? परिमेय। अशांत दशमलव क्या होता है? तो अशांत दशमलव के 2 पार्ट होते हैं। तो अगर रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब आवर्ती दशमलव है, तो ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग है, अनावर्ती दशमलव है, अशांत भी है अनावर्ती भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय। क्या बोलेंगे? अपरिमेय, ठीक है। तो इसमें से मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में समझ चुके होंगे। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, 10 के विद्यार्थी हैं, 11th के विद्यार्थी हैं और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको भी ये जानना चाहिए। और कॉम्पिटिटिव बैच के अगर आप छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि गणित की शुरुआत यहीं से की जाती है। मुझे अगर कक्षा 9 के विद्यार्थी को ही पढ़ाना हो तो पहले दिन मैं यही पढ़ाऊंगा, और कॉम्पिटिटिव छात्र को भी पढ़ाना हो तो पहले दिन मैं यही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं यही जान के पढ़ा रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ ही शुरू कर रहे हैं, इससे पहले कहीं नहीं पढ़े हैं। पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया बात है, एक बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। अब आप सबसे मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? एक मिनट, तो आइए देखते हैं फिर रेशनल नंबर या परिमेय संख्या के बारे में। इसकी परिभाषा मैंने आज तक जितने बच्चों से पूछी है उसमें से 90% लोगों ने गलत ही जवाब दिया है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा थोड़ा ठीक से समझिए। जैसे मैंने अभी आपको संख्याओं के बारे में पढ़ाया, इसके साथ आप इसको अगर देखेंगे तो ये आपको बढ़िया से समझ में आएगी। जिससे मैं पूछता हूं बताता है कि ज्यादातर लोग बताते हैं कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जनरली स्कूलों में ये पढ़ाया भी जाता है। तो आप लोग आज से इसकी परिभाषा दुरुस्त करेंगे, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p व q
पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया पूर्णांक 3 प्रकार के, उसी में से एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q अनावेशी पूर्णांक न हो, मतलब 0 ना हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। अब देखिए, अब जैसे मैं ये लिख दिया करनी 5/3, तो P/Q के फॉर्म में तो ये भी है, लेकिन क्या ये परिमेय संख्या है? तो नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ये जो √5 है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, जो कि अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। तो अपरिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए परिमेय संख्या, Q ≠ 0 होना चाहिए, और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इसे 3/5। अब ये क्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है। अब आपके मन में ये विचार आए 1.5/10 ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो देखिए, भिन्न का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भिन्न का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि हम दशमलव का प्रयोग न करें। तो अगर इसको हम कहेंगे कि ये भिन्न है, तो ये उचित भिन्न नहीं है, ये उचित भिन्न नहीं है। भिन्न को अगर हम दशमलव में लिखेंगे तो भिन्न का कोई मतलब नहीं है। भिन्न का तो आविष्कार ही इसलिए हुआ है क्योंकि दशमलव न लिखना पड़े। या तो आप दशमलव में लिखिए, या तो आप भिन्न में लिखिए। तो ये जो है लिखने का अशुद्ध तरीका है, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन लिखा हुआ जो है वो अशुद्ध है। इसको कैसे लिखना चाहिए? तो 15/100 लिखा होना चाहिए, और इसका भी स्मॉलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, जिसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन जो फैक्टर हो 1 हो। ठीक है, तो इसको 3/20 लिखा होना चाहिए। और ये आप पूछेंगे परिमेय संख्या है कि नहीं, कोई पूछे तो आप बताएंगे परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। और इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो 3/20 होगा। ये एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, और दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 1 है, और 1 ही होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और ये जो अपरिमेय संख्या अभी मैंने बताया, ये हुई करनी 3 हुआ। ठीक है, तो ये संख्याओं में, इन संख्याओं में एक विशेषता ये होती है कि अगर अपरिमेय संख्याएं किसी परिमेय संख्या के साथ जुड़ जाए तो उसको भी क्या बना देती है? अपरिमेय बना देती है। ये कोरोना वायरस की तरह है, जिसके साथ संपर्क में जाएंगी, चाहे प्लस करके जाए, माइनस करके जाए, गुणा करके जाए या भाग करके जाए, तो उसको भी अपरिमेय बना देती है। तो कहीं भी आपको रूट में ऐसी संख्या मिले जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो आप समझेंगे कि वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे आपको ये दिखाया जाए, ये दिखाया जाए, पूछा जाए ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक अपरिमेय संख्या है, और इस एक अपरिमेय संख्या की वजह से सारी संख्या क्या हो गई है? अपरिमेय। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग परिमेय अपरिमेय समझ चुके होंगे। अब आप लोगों को भाज्य और अभाज्य, सम और विषम, सहभाज्य, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर से प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, इसके बारे में आप, जैसे इसको हम लोग सिंपली इसका परिभाषा, इसकी परिभाषा होगी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। मतलब कि गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, इनफाइनाइट। अब आपको ये मान लीजिए पेन गिनने के लिए दिया जाए, 0, 1, 2, ऐसे गिनेंगे? नहीं। आप कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3।
ठीक है। तो नेचुरल नंबर वही होते हैं जो गिनती में प्रयोग की जाती है ना। आप यही गिनेंगे कि -1 -2, ऋणात्मक संख्या नेचुरल नंबर नहीं होती। होल नंबर या हिंदी में इसको हम लोग पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं जीरो के सेट में या नेचुरल नंबर के सेट में अगर जीरो ऐड हो जाए तो इस पूरे सेट को हम लोग कहेंगे कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, हा? तो नेचुरल नंबर 1 से और ये 0 से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं, जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, विभाज्य हो, कट जाए। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं, डिविजिबल होती हैं, उनको हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी। जैसे 2 भी सम संख्या है, -2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, -4 भी सम संख्या है। ठीक है, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी। और सम संख्याओं के अलावा जो संख्याएं बचती हैं, सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। जैसे 1, 3, 5, 4, -1, -3, -5, ये सब कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं पे, भाज्य संख्या पे और अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या की परिभाषा भी मैंने आज तक जितने बच्चों से पूछी है उसमें से 90% प्लस बच्चे गलत ही बताते हैं। और ये खुद से गलत नहीं बताते हैं, लगभग अधिकतर स्कूलों में यही पढ़ाया भी जाता है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, जो 1 से और स्वयं से कटे उसको क्या कहते हैं, और स्वयं से कटे उसको क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। सम को बोलते हैं इवन, और विषम को बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, और होल नंबर और नेचुरल नंबर तो मैंने लिख ही दिया है पहले से। तो प्राइम नंबर वह संख्या है, ये बिल्कुल गलत परिभाषा है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी, तो ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होंगे, जिसके 2 गुणनखंड होंगे। क्योंकि अगर मैं पूछूं कि 1 भाज्य है या अभाज्य, तो ये तो 1 से भी कटती है और स्वयं से भी कटती है, तो इस परिभाषा के अनुसार तो ये अभाज्य हो जाएगी। लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड होंगे तभी ये अभाज्य संख्या होगी। जबकि 1 का केवल और केवल 1 ही गुणनखंड है, जो कि क्या है, 1 है। तो आज से आप लोग ये याद रखेंगे कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, जिस संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं उसी संख्या को, गुणनखंड मीन्स फैक्टर होते हैं। ठीक है, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या मीन्स कंपोजिट नंबर कौन सी होती है, तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 4, 1 है, इसका एक फैक्टर 2 है, फिर क्या 4 है। 2 से अधिक अगर फैक्टर होंगे तो उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। 2 से 2 अगर होगा तो उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। 2 से कम होगा तो न उसको हम लोग भाज्य कहेंगे और न अभाज्य। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप लोग 2 बताएंगे। और 2 के लिए एक और भी प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है, मतलब इवन भी है और प्राइम भी है।
ठीक है। इसके बाद कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो कि कैसी हो, अभाज्य हो और इवन भी हो, ठीक है। और अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे। एक क्या है, भाज्य है या अभाज्य, तो आप लोग बताएंगे कि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। तो क्यों भाज्य अभाज्य नहीं है, तो एक के न तो 2 गुणनखंड होते हैं न 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो भाज्य और अभाज्य आप समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम लोग देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग देखते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसी में बता दूंगा। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो को प्राइम मतलब ऐसी संख्याओं का समूह जिसका HCF क्या हो, 1 हो। जिसका HCF कितना हो, HCF मीन्स मसा पर 1 हो। जिन संख्याओं का मसा 1 होगा वो संख्याएं क्या कही जाएंगी, को प्राइम। जैसे 13 और 15 का समूह क्या कहा जाएगा, को प्राइम, क्योंकि इनका मौसा क्या होगा, 1 से। ऐसा सिंपल भाषा में समझें तो ये संख्याएं 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से कटने वाली नहीं होंगी। जैसे आप लोग ले सकते हैं 15 और 32, ये कैसी संख्या है, 15 32 को प्राइम है। क्यों, क्योंकि इनका मौसा क्या है, ये अकेले 15 एक कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या है। अकेले 32 से कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन दोनों का समूह कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। मतलब कि इनका कॉमन पार्ट अगर देखा जाए तो केवल और केवल 1 होगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप लोग बढ़िया से एक बार रिवीजन करेंगे। मैं जो बताया हूं समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को देखें। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं और अच्छी लगी हो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब मैं आप लोगों को अपनी टीम से परिचय कराना चाहता हूं। फिलहाल आइए आप लोग, आइए प्लॉट में। ये छोटा सा सेटअप हम लोगों ने तैयार किया है। इसमें आइए, ये सबसे पहले हमारे प्लाट जी हैं, ये इन्हीं के अथक प्रयास से ये संभव हो पाया है। ये मेरे एक भांजे हैं सौरभ सिंह, जो कि JRS से तैयारी करते हैं IIT के लिए, तो ये भी हमारा सहयोग किए हैं। और ये हमारे छोटे भांजे हैं राज सिंह, जो कि रोनाल्डो के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए हम लोग इनको CR7 के नाम से ही पुकारते हैं। तो ये भी बहुत सहयोग किए हैं, इन्हीं के वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से। और एक मिसिंग है हमारा सहयोगी अविनाश सिंह नेता। मैं किसी दिन परिचय उनसे भी कराऊंगा आप लोगों का। इन्हीं 4-5 लोगों की वजह से ये सेटअप तैयार हुआ है। और वीडियो एडिटिंग के काम, चाहे कि कोई भी टेक्निकल काम है, तो यही लोग देखते हैं। मेरा काम पढ़ाना है। और आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना तो आगे दिया। तो फिर सोच लिया अपन हाल, ये है वो है, दिस है दैट है, बहुत मार मारो।